हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? तबीयत ठीक है बच्चों, बस जैसी भी। आप क्या बताएं आपको, लेकिन बस ये बात ध्यान रखिएगा कि 1-2 दिन अब आपकी क्लास शायद नहीं होगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, तो अपॉइंटमेंट है फ्राइडे का। तो हो सकता है कि अब आपकी फ्राइडे और सैटरडे, थर्सडे आपकी क्लास ना हो, मंडे से क्लास चलाएं। तो कोई बच्चा घबराइएगा मत कि क्लास नहीं हुई। तो ये बात आप याद रखिएगा कि किसी बच्चे को घबराना नहीं है कि गुरुजी क्लास क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपकी सारी क्लास होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि जो तबीयत का इशू चल रहा है, वो तबीयत आप पहले थोड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है किसी भी तरीके की, किसी भी उसकी, ठीक है ना। तो मैं 2 से 3 दिन अभी शायद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मैं 3 दिन उधर ही रहूँ। अब जैसा भी होगा वो वहाँ तब पता पड़ेगा। चलिए बच्चों, ये बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं इस बीमारी से, स्टोन ना हो किसी को यार। तो बच्चों, हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हमको क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। आज क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों कि सर जी, अब आपका जो टॉपिक होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा बच्चों? कल की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, तो मैं देख लूंगा एक बार कौन सी पीडीएफ है। मैं पीडीएफ को लेकर बड़ा वैसे ही डिसअपॉइंटेड चल रहा हूँ कि पीडीएफ क्यों बच्चों की डाउनलोड नहीं होती है। देखिए, अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई बैंक। ये बैंक भारत की आज़ादी से पहला है। अगर मैं बात करूं, आप जानते हो कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, वो देश कब आज़ाद हुआ था? आप जानते हैं कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीआई कब बना था, तो आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत 1934 के एक्ट के तहत 1935 में बना था। कब बना था बच्चों? 1935 में बना था। पहला सवाल। अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया हम लोग आज़ाद कब हुए, तो 1947 में हुए, 1947 में। अगर आपसे पूछे कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, बच्चों अगर आपसे पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ है, तो बच्चों फिर आपका आंसर आता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है बच्चों, अप्लाई हुआ है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ है, यानी कि जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, इस बैंक की, देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैं 1934 बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट कितने बच्चों को पहले से पता था, जरा बताना। 1934 वाला पॉइंट कितने बच्चों को पहले से पता था? नहीं पता था ना? तो लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1935 में रिजर्व बैंक को स्टेब्लिश किया गया था। और साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया, वो किया गया 1949 में। इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों, नेशनलाइजेशन किया गया, वो 1949 में किया गया। 3 पॉइंट आपको याद करके लिखने हैं। अगले पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक एक पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि स्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935। आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते हो अप्रैल के दिन, पहले अप्रैल के दिन। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। मतलब यह बैंक अब भारत सरकार का बैंक है। यानी कि इस बैंक की अगर आपसे पूछे, उनका लेट बताया करो बेटू, तो ये बैंक अगर आपसे पूछे स्टेब्लिश कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ठीक है भैया। स्वामित्व का मतलब होता है कि इसका मालिक अब पूरी तरीके से भारतीय सरकार हो चुकी है। स्वामित्व का मतलब ये होता है कि जिसके अंडर अब वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, मतलब ओनर कौन हो गया उसका। अगर इंग्लिश की बात करें तो ओनर कौन हो गया है, कंप्लीटली ओनर कौन हो गया है, को किसके अंडर चला गया कंप्लीट। वो कहते हैं ना कि यार इस वाले मकान को कंप्लीटली इन्होंने कर दिया, ओनरशिप इनके हाथ में आ गई है।
तो अब ओनरशिप जो है वो इंडिया के हाथ में आ गई है। बात क्या यहाँ तक क्लियर है? शायद इसको लिखने की आपको किसी बच्चे को भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट आपने पढ़ने हैं। पहला पॉइंट कि किस एक्ट के अनुसार, आपको बताना है एज पर द प्रोविजन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया था, इसको स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बच्चों इसके 14 साल बाद यानी कि 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर लिया गया। क्या कर लिया गया? इसको नेशनलाइज कर दिया गया और अब इसे इसकी जो पूरी ओनरशिप थी वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है साथियों, चलो अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कोलकाता में स्थापित किया गया था। आप तो जानते हैं कि हमारे देश की जो राजधानी थी वो फिलहाल में कौन थी, कहां थी? अब कई बच्चे पूछेंगे सर इसके सीईओ कौन है, सब बताऊंगा, कई सारी चीजें बताऊंगा, परेशान मत होना। शुरुआत में तो भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। 1911-12 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाती है और बच्चों इसका केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए ये सवाल आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहां पर था। तो जहां पहले भारत की राजधानी बनी थी वहीं पर बच्चों इसका केंद्रीय कार्यालय बना था और पहला केंद्रीय कार्यालय कहां बना था? कोलकाता में। लेकिन बाद में उसको कहां ले जाया गया? बाद में उसको मुंबई में ले जाया गया। क्या किसी बच्चे को मुझसे यहां तक कुछ पूछना हो तो 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट आपके पास है। मुस्कान लोधी, रमनदीप कौर, मुकेश श्रीवास्तव, तो पहले तो ये बता दो कि आपकी जो क्लास है मेरे प्यारे साथियों कि कल के बाद सीधी मंडे में चलेगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। मैं सबसे पहले केंद्रीय बोर्ड की बात करूंगा, इसके पहले अध्यक्ष की बात करूंगा, सारी चीजें इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्यों सर जी, उसका कारण ये है कि मुझे थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है भैया, फिर से रिवीजन कर लेना एक बार। इसका कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शामिल होता है। बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि केंद्रीय बैंक जो हमारा है, जिसे हम भारत सरकार का बैंक, जिसे हम बैंकों का बैंक, जिसे आरबीआई बैंक, जिसे भारत सरकार का बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक वो आरबीआई बैंक है। देखिए बच्चों, इसके कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होते हैं। सर ये इसमें कौन कौन होते हैं? अगर हम इसकी बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति नामन भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है। किसके लिए? 4 वर्ष के लिए की जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द बोर्ड, अपॉइंटमेंट या नॉमिनेट को बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन पीरियड ऑफ द 4 यानी कि 4 साल के लिए इनका किया जाता है। बिल्कुल मिंटू, बिल्कुल ओके। संगठन, अब इसमें कौन कौन होते हैं भैया शामिल? पहले ये सुनो, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी निदेशक, गवर्नमेंट डायरेक्टर। भाई इस बैंक की डायरेक्टर एक तरीके से, इस पर किसका राज है एक तरीके से? करमजीत बोल रहे हैं सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्या करूं यार, तरीका तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आजकल दिक्कत हो रही है, और अगर ये बॉडी पेन है तो नहीं होता यार काम। गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर शामिल हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई में टोटल कितने होते हैं तो आप लोग बताओगे 1 होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं उप गवर्नर। ये तो कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं है ना, ये तो कोई इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है, गवर्नर होते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, गैर सरकारी निदेशक, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, अगर मैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करूं तो ये भी सरकार के द्वारा नामित होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, है ना। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है भैया, अगला देखो। अब बात आती है यहां पे 4 स्थानीय बोर्डों में से 4 अन्य निदेशक कहां कहां है भैया, कहां कहां है? अगर मैं बात करूं तो बेटा ये इंडिया के 4 बड़े बड़े शहरों में,
पहला कहां पर है? पहला कोलकाता में है, दूसरा कहां पर है? चेन्नई में है, तीसरा कहां पर है? मुंबई में है, चौथा कहां पर है? दिल्ली में है। याद रखिएगा, अगर आग से पूछ रहा हो कि इसके स्थानीय बोर्ड कितने हैं, तो आप लोग बताओगे सर इसके स्थानीय बोर्ड 4 हैं, और चारों बोर्ड आप लोग दिख रहे होंगे आपका, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अगर ये इंडिया का मैप आप सभी को अच्छे से दिख रहा है, इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो इस मैप के अकॉर्डिंग एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है? एक सवाल आज पूछ लूं आपसे, पढ़ाया हुआ सवाल है। हमारे भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है? सेमिनार लगाने आना सर जी पंजाब में, बिल्कुल आएंगे भाई। बहुत बढ़िया, निशांत यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी पूरी क्लास में किसी बच्चे का, हाँ सॉरी मैं देखना भूल गया, और भी कई बच्चों का जवाब रहे, राजकुमार चौहान, अरुण कुमार, रमनदीप कौर, आकाश, आप सबका बिल्कुल सही आंसर है 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल एकदम करेक्ट। अगर मैं बात करूं भाई अब आरबीआई का काम क्या होता है, बात आती है कि आरबीआई का काम क्या होता है। पहली बात, आप में से कई बच्चे अब ये मुझसे पूछना पसंद भी कर सकते हैं कि सर आरबीआई जो बैंक है उस बैंक का क्या काम है। चलो हम लोग बैंक की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ाया था, ओके मुकेश। अगर आप लोग मैं पूछूं भाई आपके मान लो एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, भाई एसबीआई बैंक का क्या काम होता है, तो आप लोग कहोगे कि एसबीआई बैंक से हम जरूरत पड़ने पर पैसा ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस आरबीआई बैंक का क्या काम होता है, ये भी तो आप लोग बता सकते हैं कि आरबीआई बैंक का क्या काम होता है। चलो ठीक है, ये तो आपकी जरूरत पूरी करता है, यहाँ पे आप हो, आपकी जरूरत तो ये बैंक पूरी कर रहा है, लेकिन ये बैंक कहां से पैसा लेगा? ये बैंक कहां से पैसा लेगा? तो बेटा ये बैंक आपका लेगा आरबीआई से पैसा। किससे लेगा? आरबीआई से। इसका मतलब मैं इसे बोल सकता हूं कि बैंकों का बैंक। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पूछा कि भाई बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। आप लोग इतनी छोटी सी बात नहीं जवाब पाए। दूसरी बात देखिए, मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका क्रियान्वयन करता है, यानी कि मौद्रिक नीति जारी करता है, पैसों को छापने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? पैसे छापने का काम करता है। अच्छा कॉलेज में मैम ने पढ़ाया था, ओके। विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है। किसको? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है ना। चलिए अगला सवाल देखो भैया, वित्तीय प्रणाली का विनियामक पर्यवेक्षक होता है, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। बैंकों को कितना पैसा देना है, बैंकों से कब वो रिटर्न लेना है, बैंकों से कितना ब्याज लेना है, ये सब डिसाइड करने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई के पास होता है। वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास। अब एक बच्चे का सवाल ये हो सकता है कि सर अगर बैंक नोट छापता है, अगर बैंक नोट छापता है तो फिर तो कितने भी छाप सकता है। भाई अगर आप लोग बोलो कि सर बैंक, आपने कहा आरबीआई पैसे छापता है, बच्चों छापता है यस या नो? आरबीआई बैंक पे नोट छापता है, बोलो यस या नो? आरबीआई बैंक नोट छापता है? डिमांड ऑफ मार्केट से मतलब नहीं होता बच्चों। अगर मैं कहूं बैंक नोट छाप रहा, फिर तो अपनी मर्जी से कितने भी छाप सकता है। इस पर भी एक रूल रेगुलेशन है कि आप एक साल में सिर्फ इतने ही नोट छाप सकते हो, वरना जो हमारे देश पे कर्ज है वो हमारे पास क्यों कर्ज होगा, हम तो अपनी मर्जी से छापेंगे जितने हमें रुपए छापने, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, लेके आया हूं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, किसी कारणवश मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है मैं रमनदीप कौर, मान लो भाई आप लोग, यहाँ आरबीआई बैंक है, यहाँ आरबीआई बैंक है, यहाँ आपका कोई बैंक है जिसमें आपने पैसा जमा किया है, मान लो कोई अदर बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है, अपना अपना मान लेना जहां तुम्हारा खाता है। यहाँ रमनदीप है,
यहां रमनदीप है। अब रमनदीप ने एक बैंक में मेरे प्यारे बच्चों पैसा जमा किया 5 करोड़ रुपए। रमनदीप के पास पता नहीं कहां से इतना रुपया आ गया कि उसने बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा किए। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था बच्चों। बैंक रातों रात में गायब हो गया, न जाने बैंक कहां चला गया। क्या इस व्यक्ति के ये 5 करोड़ रुपए अब खत्म हो जाएंगे? आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि ये जो रमनदीप था इसने बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा किए, रातों रात इस बैंक का पता नहीं लगा ये बैंक कहां चला गया। तो क्या ये अब आपके 5 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे? बोलो यस या नो। ये 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे बच्चों? आप बताओ ये 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? अब देखो पहले तो रमनदीप मालदार हुआ, 5 करोड़ जमा किए। अब भैया जब ये 5 करोड़ चले गए तो बच्चों ये बताओ ये 5 करोड़ आएंगे कहां से? तो बच्चों ये ध्यान रखना जब कोई बैंक बनता है ना तो वो कम से कम 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए कहां जमा करता है? पहले 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा करता है कि मान लो कल को अगर तुम भाग गए, तुम्हारा बैंक डूब गया तो कुछ लोगों का मैं पैसा तो वापस कर दूंगा। मान लो अब रमनदीप के 5 करोड़ रुपए, 5 तो वापस नहीं आएंगे लेकिन कुछ वापस करने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लेकिन आरबीआई में तुम्हारा अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी पैसे वापस होंगे। जी हाँ, कुछ परसेंट आपको पैसा मिलने की संभावना है, आपको पूरा पैसा कभी भी रिफंडेबल नहीं होगा, है ना। तो यहां पे क्या करता है ये? जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा भी करता है। जो आप लोगों ने पैसा जमा किया है ना उसकी भी रक्षा एक तरीके से कौन करता है? आरबीआई करता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कैसे करता है? तो ऐसे करता है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? इस प्रणाली से लोगों का विश्वास बनाए रखना, लोगों का विश्वास भी बना रहेगा कि मान लो अगर बैंक भाग भी गया तो हमारा पैसा सुरक्षित है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है ना। दूसरी बात, आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। ये जो बैंक है ये इनको कम रेट पर पैसा देते हैं जिससे ताकि जनता तक पैसा पहुंच सके, जिससे कि जनता रमनदीप कौर कह रही है गुड़िया गुरुजी मेरे पास था 500 रुपया भी नहीं, तुसी की बोल दे हो। गुड़िया हो सकता है मेरे जवान पे आज सरस्वती माँ विराजमान हो और आपको आज भगवान भोलेनाथ 5 करोड़ रुपए दे जाए। हो सकता है आपको किसी भी रूप में वो मिल जाए। मैं तो प्रार्थना करूं जी मिल जाए आपको, थोड़े बहुत इधर को भी भेज देना, ठीक है। पार्टी वार्टी कर लेना इन बच्चों की। चलिए तो बच्चों विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, अब ये क्या होता है भैया? अब ये क्या होता है कि विदेशी अरे जैसे आपके कोई सवाल नहीं होता तो आप लोग मैथ में क्या मानते हो भाई? ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे मान लो आप लोग मैथ का कोई सवाल नहीं मानते, आप पे सवाल हुआ तो आप क्या मानते हो? एक्स, जबकि एक्स कोई वैल्यू थोड़ी है, आप मानते हो। ऐसे ही मैंने कहा मान लो कि तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए चाहे हो या ना हो, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का एक तरीके से क्या करना बच्चों? प्रबंध करके रखना। भैया विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज कराना, जैसे कि सर ये क्या है? तब तो सर 1 करोड़ भी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भैया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करना, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, है ना। दूसरा विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना। ये सारे किसके टारगेट हैं? नोट क्यों नहीं छाप सकते? ये बेटा मार्केट के हिसाब से पैसे छपते हैं और बॉन्ड होता है कि 1 साल में इतने नोट पे छापे जा सकते हैं, वरना तो अपनी मर्जी से छाप दो जितना मन करता है। ये सारे काम कौन करता है? सर जी आईएमएफ क्या है? एक गुड़िया ने पूछा कि आईएमएफ क्या होता है। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो कुछ लोग आरबीआई यहां पे जाकर पैसा ले सकते हैं। मतलब जब तुम्हारा आरबीआई काम ना कर रहा हो, जब तुम्हारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, तब आप आईएमएफ से पैसा ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको आईएमएफ पैसा दे ही देगा। ऐसा एक बार हुआ है बच्चों कि जब इंडिया के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बात 1991 की है, जब इन्होंने गुहार लगाई थी आईएमएफ से तो आईएमएफ ने पैसा देने से इनकार कर दिया था, है ना। और आईएमएफ ने सलाह दी थी कि अपने भारत में एलपीजी लागू करो, अपने भारत में क्या लागू करो? एलपीजी लागू करो। तो आईएमएफ के कहने पर हमने एलपीजी को लागू किया था। लिबरलाइजेशन, प्रोविडाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनको लागू किया था। ठीक है बच्चों, हो गया। सवाल देखो नेक्स्ट, मुद्रा जारी करता है, पहले आप इसे पढ़ो थोड़ा सा। आईएमएफ करता है बेटा, उस पर इंटरेस्ट और कौन करेगा मोनिका?
एक मिनट लिखो जरा पहले इसे, मैं थोड़ा सा सर और लोग पैसा ले सकते हैं क्या, ओनली फॉर पीएम? अरे बच्चों आपको मैं बता दूं, ये काम देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री करेंगे, और आप और हम लोग थोड़ी ना करेंगे। चलिएगा, करेंसी जारी करने का अधिकार किसका होता है? आईएमएफ का, सॉरी आपके आरबीआई बैंक का होता है। बच्चों कौन सा नोट 100 का होगा, कौन सा 200 का होगा, किस पे किसका कैसा कलर होगा, ये डिसाइड करने का अधिकार सब आपके कौन के बेटा? आरबीआई के होते हैं। आप देखिए जी, यहाँ पे गांधी जी हैं, यहाँ पे 500 2000 का लिखा हुआ है। अब ये 2000 का तो इस समय हमारे यहाँ पे बंद हो चुका है ना? ये कौन तय करता है? तो ये आरबीआई तय करता है बेटा राहुल, आरबीआई तय करता है। परिचालन योग्य न रहते हुए करेंसी और सिक्कों को नष्ट करना, जो करेंसी अब इस समय मार्केट में है लेकिन वो चलने योग्य नहीं है, उनको नष्ट करने का भी काम, उनको खत्म करने का काम भी कौन करता है? वो आरबीआई करती है। मतलब पैसे छापने का काम भी, और बच्चों पैसा अगर व्यर्थता की तरफ जा रहा है उसे खत्म करने का काम भी हमारा आरबीआई करती है ना? चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। आम जनता के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना, यह किसका टारगेट है? ये किसका टारगेट है बच्चों? कि आम जनता के पास में जो नोट जाएं वो भैया कैसा जाना चाहिए? वो अच्छा जाना चाहिए, वो कटे फटे ना जाएं, अच्छे नोट जाएं। वो कोई ये टारगेट किसका है सर? टारगेट ये एसबीआई बैंक का नहीं है, ये बैंक है आरबीआई बैंक। यानी कि आरबीआई बैंक ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता के पास में अच्छा पैसा जाना चाहिए। और मेरे फोन पर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बच्चों टाइम सेट कर लीजिएगा कि कल बुधवार है ना, तो कल 3 बजे आपकी क्लास चलेगी, और बाकी क्लास फिर आपकी मंडे से या ट्यूसडे से स्टार्ट होंगी। मैं अभी आपको बता रहा हूं, या तो क्लास मंडे से स्टार्ट होंगी या ट्यूसडे से स्टार्ट होंगी, है ना? चलिए, वेल डन बच्चों। विकास सकारात्मक भूमिका, सर ये क्या होती है? देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर भी की प्रोत्साहन कार्य करना। जैसे सर ये तो समझ में नहीं आया मुझे, सर 2000 रुपए का बंद क्यों किया गया नोट? बेटा ये तो आरबीआई बता सकता है, ये देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। क्यों बंद किया, क्यों का कोई जवाब नहीं होता। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर मतलब क्या है? ये बैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये भारत सरकार का बैंक है। ये क्या है बच्चों? भारत सरकार का बैंक। बाकी डे हॉलीडे रेडी बच्चों, आपकी मोनिका मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका निभाना और बैंकर के तौर पर कार्य करना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आम जनता आप तक नहीं आ रही है पैसा लेने के लिए, आपके पास में बैंक आ रहा है। प्रज्ञान बैच वाली क्लास कल होगी और परसों होगी, परसों के बाद वो भी मंडे होगी, है ना? बच्चों आज आपको ये बात पता है कि मेरी जीएस की किताब आई है? आज आपको पता है कि मेरी जीएस की किताब हुई है? क्या आपको पता है कि आज मेरी जीएस की किताब आई है? आप लोग कहोगे सर नहीं पता, तो बेटा आज मेरी किताब आई है जीएस की, आप उसे परचेज कर लीजिएगा। और जो बच्चा किताब परचेज करना चाहता है तो बेटा मेरा कोड, खुद का जो पर्सनल कोड है वो Y367S है, आप इस कोड को लगाकर मेरे बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है मोनिका, अगर आप मेरे बैच में मेरी किताब के साथ जुड़ना चाहते हो तो जो मेरा खुद का कोड है वो ये कोड है। अच्छा पूरा सेशन में थे आप लोग? ओके ओके। प्राइस क्या है? 245 रुपीज में ये किताब आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मेरी किताब के साथ, तो इस किताब में लगभग 80% पार्ट मैंने खुद तैयार किया है ना? ज्ञान कोड लिखो या Y367, बात है कि कोई दिक्कत नहीं जितेंद्र। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। बैंकों के लिए बैंकर, बैंकों के लिए बैंकर का मतलब क्या है? सभी अनुसूचित बैंकों के खाते कहां होते हैं? सभी अनुसूचित बैंकों के खाते कहां पर होते हैं? सर आरबीआई में। लेकिन तुम्हारा कहां खाता होता है? बुक का नाम क्या है? सामान्य अध्ययन।
सभी अनुसूचित बैंकों के खाते होते हैं बेटा आरबीआई में। कहां पर होते हैं? आरबीआई में होते हैं। और अनुसूचित बैंक में किसके होते हैं? आम जनता के। किसके होते हैं बच्चों? आम जनता के। चलिए, ये भी पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, अब आता है भैया प्रतीक चिन्ह या मोहर क्या है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है या मोहर है वो क्या है? देखो साथियों, एक तो यहां मैं आपको इससे समझाऊंगा, और बच्चों आप ये देखना, सर एसएससी महापैक ले रखा है तो आने वाले बैच अलग से, एक मिनट बच्चों, मैसेज रोक के पढ़ूंगा। अलग से लेने पड़ते हैं क्या, उसी में मिलते हैं? देखो गुड़िया, अगर आपके पास में एसएससी का महापैक है तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, आपको अलग से कोई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनिका आपने क्या कोड यूज किया था गुड़िया? ओके, देखिए अगर कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ रहा है व्हाट्सएप पे तो कोई गलत मैसेज नहीं होगा, सिर्फ कोई नोटिफिकेशन का, कोई भर्ती का, ये कोई मैसेज हो सकता है, उन्हें इग्नोर करो, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में बाघ और आप पाम के पेड़ दो अलग से शामिल होते हैं, ये देख सकते हो आप। ये क्या है बच्चों? ये आपका एक क्या है मेरे प्यारे साथियों? बाघ है, और पाम के पेड़ को शामिल किया गया है, और ऊपर लिखा गया क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार सा सवाल है, जबरदस्त तरीके से। थैंक यू मोनू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, शानदार। 1935 से लेकर और 1949 तक, जाइए सर। चलो, हाँ आपने कोई सा भी महापैक परचेज किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल का किया होगा तो 1 साल तक सारे बैच फ्री, 2 साल तक किया होगा 2 साल तक सारे बैच फ्री। आगे देखिएगा, इसका उपयोग करेंसी नोट, चेक, प्रशासनों और बैंक के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शेर और पाम की पेड़ की मोहर से प्रेरित है। ये हम लोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेरित है। अगला पॉइंट देखो भाई, जरूरी पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, बस अब आ जाओ। अब रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? रिजर्व बैंक के जो प्रमुख कार्य होते हैं उन पर अगर मैं आपको लेकर चलता हूं तो दोस्तों, एक मिनट, आ जाओ भैया। अगर मैं बात करूं वर्क ऑफ रिजर्व बैंक, कोई बात नहीं गुड़िया, आपको कोई बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रिजर्व बैंक के जब मैं कार्यों की बात करता हूं तो रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि रिजर्व बैंक भारत के किस रूप में काम करता है। रिजर्व बैंक भारत में किसकी तरह काम करता है बेटा? एक बताओ, एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। इसी कारण से सभी कार्य संपादित करने हेतु जो किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को संपादित करने होते हैं, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई का प्रमुख कार्य देश में मौद्रिक व्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रण और नियमन वृद्धि करना है ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। बच्चों ये था आरबीआई की पूरी डिटेल, ये थी आरबीआई का पूरा संबंध आपको जो बताया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आरबीआई के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10-12, उन्हें देख लीजिएगा। आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कितने 12 है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल बताओ बच्चों, इन चारों सवालों का जवाब दो भैया। होगा भैया? अब आ जाओ जरा। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई 1966 में, इसकी स्थापना हुई 1955 में, इसकी स्थापना हुई 1935 में, और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। बच्चों कोई ऐसा साथी है मेरी क्लास में जो मुझे बता सके कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी?
कोई भी ऐसा बच्चा हो जो बता सके कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? सारे बच्चों के जवाब देख रहा हूं। आराम से सोच के बताना, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का तो जवाब दे दो। सर एडीबी की फुल फॉर्म, देखिए कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बताओ एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये तो आंसर नहीं होगा ना, ये होगा। बच्चों भारत का केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है वो आरबीआई बैंक होता है। कौन सा होता है बेटा? आरबीआई बैंक होता है। चले मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसको चित्रित किया गया है, जरा बताइएगा। बोलो भैया। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी यार। देखिए अगर मैं बात करता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में किसको शामिल किया गया है, तो बेटा इसे बोलते हैं पालम। क्या बोलते हैं? पालम ट्री। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। बंगाल टाइगर बाघ मैंने आपको बताया था। ये दोनों आपको दिखाए भी थे, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। डाउट किसी का कोई? अगला देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था, बताइएगा। भाई मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हमारी राजधानी पहले कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उसी तरीके से बेटा रिजर्व बैंक का कार्यालय जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता से हम लोग मुंबई लेकर आए थे। लेकिन ये बात कब की थी? ना तो 67 में, ना 47 में, ना 56 में। ये बात थी 37 की। ये बात कब की थी बेटा? 37 की, बिल्कुल एकदम करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जोखा वर्ष कब से कब तक माना जाता है? अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक माना जाता है बच्चों? अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक माना जाता है? बेटा अभी ना एक अकाउंटिंग ईयर वाला तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जरा ध्यान देना, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सवाल आपका गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा। जरा इसका आंसर, पहले 1 मिनट वेट करके जरा मुझे ये बताओ। 1 मिनट। अभी आपका पेपर हुआ था किसका? अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर हुआ था। क्या किसी बच्चे ने पेपर दिया था? ये गलत है, ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुए हैं। मैं कुछ चेंज करके इसको आपको बताऊंगा। गलत है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये बताओ सबसे पहले कि क्या आप में से किसी बच्चे ने, ये 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है बेटा, ये बताओ किसी बच्चे ने दिया था पेपर? नहीं दिया। तो बच्चों जब आपने पेपर नहीं दिया, उसमें 5 ईयर प्लानिंग से, उसमें 5 ईयर प्लान से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। 5 ईयर प्लान से 3 क्वेश्चन कि भारत में पहली बार प्लानिंग हॉलीडे कब से कब तक रहा। बोलो भाई जवाब दो यार इसका। हो गया भैया? देखिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल ने मुझे थोड़ा सा ना हिला के रख दिया है कि ऐसा सवाल जिसमें ऑप्शन भी ठीक ना हो। ये अप्रैल से मार्च होता है, ये ऑप्शन हटा दीजिए बेटा। पहली बार 1960 लेकर 1960 1960 आगे अगर मैं बात करूं 1969 तक। जरा बताइएगा, आरबीआई के गवर्नर को हर माह कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है बच्चों? भैया
मैंने आपसे पूछा अभी वेतन कितना मिलता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बच्चों, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, बताओ जरा कि आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। बहुत बढ़िया भाई, उनका नाम था सीडी देशमुख, उनका नाम था सीडी देशमुख। बहुत ज्यादा बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान से सुनना बेटा। 2.5 लाख, क्या 2.5 लाख रुपए किसी और की भी सैलरी है इंडिया में? क्या इंडिया में किसी और की सैलरी भी 2.5 लाख है? देखो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ 2.5 लाख किसकी सैलरी है इंडिया में? क्या आप में से किसी की 2.5 लाख सैलरी है? भाई मेरी तो है नहीं बच्चों, आपकी हो सकती है। मोनिका आपकी है क्या 2.5 लाख? रोहित आपकी है क्या 2.5 लाख? आकाश है किसी की 2.5 लाख? नहीं है। रमनदीप आपकी है? रचना बाटी आपकी है क्या? चलो मैं बताता हूं फिर 2.5 लाख इंडिया में किसकी सैलरी होती है, तो सबको देख दो। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो बेटा इनकी सैलरी 5 लाख होती है, इनकी सैलरी 5 लाख होती है। अब देख लेना 2.5 लाख में किसकी सैलरी बताने वाला हूं। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख होती है। कितनी होती है? 4 लाख होती है। अगर मैं बच्चों गवर्नर की बात करूं तो बेटा 3.5 लाख होती है। बात क्लियर होगी? होगा क्लियर? प्रेसिडेंट की 5 लाख और आपकी वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख, गवर्नर 3.5। अगर मैं बात करता हूं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेटा इनकी होती है 2,80,000, 2,80,000। अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट में अदर जज, सुप्रीम कोर्ट में अदर जज, इनकी होती है 2,50,000, इनकी होती है 2,50,000। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज होते हैं उनकी सैलरी 2,50,000 होती है। बात क्लियर होगी? जो हाई कोर्ट के मुख्य जज होते हैं, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट हो, इनकी भी सैलरी 2,50,000 ही होती है बच्चों। तो 2,50,000 किसकी होती है? 2,50,000 होती है बेटा सुप्रीम कोर्ट के अदर न्यायाधीशों की और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है भैया। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बोलो साथियों। बताइए। 2022 की बात कर रहा है यार, निर्मला सीतारमन तो है नहीं ना, ये है तो फिर कौन है? फिर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? शक्तिकांत दास। और एट प्रेजेंट भी 2023 में भी शक्तिकांत दास ही हैं। ये आपको बता दूं 2023 में भी कौन है? 2023 में भी शक्तिकांत दास ही हैं। स्टेट गवर्नर की सैलरी कितनी होती है ये आप बताओ जरा मुझे। चलो मैं आज आपसे 2 व्यक्तियों की सैलरी पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो बताओ। सीएम की, पीएम की और सीएम की, इन दोनों की सैलरी बता देना मुझे, कल तक बता देना बच्चों, नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। सीएम की और पीएम की सैलरी कितनी होती है? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है? ये आपको बताना होगा, ये आपको बताना होगा भैया। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के एक्ट के अनुसार की गई थी? स्थापना जो की गई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार की गई थी, लेकिन हुई कब थी? 1935 में। हुई कब थी? 1935 में। अगला देखिए, 1 रुपए के नोट जिस पर करेंसी नोट कहा जाता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जरा बता सकते हो? देखो बच्चों, जिन बच्चों का आंसर आरबीआई का गवर्नर आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर
1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। बात क्लियर होगी ना भैया? 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं बच्चों, फिर 1 रुपए पर किसके होते हैं? 1 रुपए पर होते हैं बेटा आपके वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के आपके साइन होते हैं। तो अब ये बात आप कभी नहीं बोलोगे अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ 10 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? बताओ जरा। ₹10 के नोट पर किसके साइन होते हैं? आप तुरंत बता दो, आरबीआई, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई, 1 रुपए, भाई आप कोई तुमसे 100 रुपए पूछे तो भी आरबीआई, 500 पूछे तो भी आरबीआई, 2000 जो पहले चलता था उस पर भी आरबीआई। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपनी जेब से कोई नोट निकाल लो। अगर आपको विश्वास ना हो तो चलो भैया, मैंने 20 रुपए का नोट, ये पुराना वाला 20 रुपए का नोट है, और ये उस समय का नोट है बेटा जब हमारे गवर्नर उर्जित पटेल हुआ करते थे। ये देखो बच्चों, अगर आपको दिख जाए तो इस पर जो साइन किए हुए हैं वो उर्जित पटेल जी के हैं। बात क्लियर होगी ना? तो 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी पर जो साइन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगला देखो, आकाश करा दे दो, ले जाओ भैया। अगर ये भी 20 रुपए चाहिए तुम्हें तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बच्चा बच्चा जानता है। भाई कब हुई थी स्थापना? 1935 में। चलो अगला सवाल देखिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? नेशनलाइजेशन कब हुआ बेटा ये बैंक का? इस बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था कब हुआ था सर? 1 जनवरी 1949 को। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करवाते हैं? तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। पहले आप ये बताओ कि मेरे साथ पढ़कर आपको इकोनॉमिक्स में कैसा फील हो रहा है? मेरे साथ पढ़कर आपने जो पॉलिटी मुझसे अच्छे से पढ़ी, आप लोग मुझसे हिस्ट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको इको पढ़ा रहा हूं। अभी कुछ दिन बाद में मैं आपको बेटा क्या पढ़ाने वाला हूं? ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूं, ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी कुछ दिन बाद में आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, है ना? फिर मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर आप देखिए, मैं टोटल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं टोटल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। तो जो बच्चा कई बार डर रहा हो सर मैं बायो, देखो बच्चों मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाने वाला। फिजिक्स के आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो एंड केमिस्ट्री ये दोनों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाने वाला हूं। आप लोग जूलॉजी के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है। नोट पर सिग्नेचर करता है एक बार सिग्नेचर कर दिए, लाइफ टाइम वही चलते हैं जब तक वो है ना? और इसके बाद में बच्चों मैं आपको क्या कराने वाला हूं? इसके बाद में मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों क्या, पहले इसके बाद में शायद स्टैटिक जीके आएगी, इसके बाद में शायद आपकी स्टैटिक जीके आएगी, मैं वो कराऊंगा पहले स्टैटिक जीके में 5 टॉपिक कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है इस समय फिलहाल में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे साथ पढ़ के आपका जीएस का डर दूर हो रहा है नहीं हो रहा? मेरे साथ पढ़ के आपको जीएस का डर दूर हुआ या नहीं हुआ? हुआ? तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपको मैं आपकी साइंस पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन यार सबसे पहले आप एक काम करो कि भैया फटाफट क्या कर देना, फीडबैक फॉर्म जरूर भर के जाना कि क्लास आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और बच्चों मैं 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल के बाद, कल क्लास लेके उसके बाद नहीं कर लूंगा, ठीक है? तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
और कल कौन सा टॉपिक कराने वाला हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, नमस्कार। स्टैटिक जी के लिए कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जय हिंद।